नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 के बारे में। इससे पहले मैं 3 वीडियो आपको करवा चुका हूं। जो हमारी 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही थी उसके 3 वीडियो मैं आपको कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने, और अब मैं आपके लिए चौथा वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों कहने का मतलब 100 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अब 100 नंबर क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर अपने दोस्तों तक करेंगे। दोस्तों ये जो 500 क्वेश्चनों की सीरीज है ये पटवार परीक्षा को ध्यान में रख करके तैयार की गई है, और ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो आप अच्छे से इस क्लास का हिस्सा बनिए, अपने दोस्तों को जोड़िए और उनको भी अच्छे से स्कोर करने का मौका दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम जो कर रहे हैं वो पहला टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक मैंने आपको कल भी डिस्कस किया आपके सामने कि पहला जो टॉपिक है वो है आपका आधारभूत तत्व और दैनिक विज्ञान। इसके मैं आपके 200 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आएगा वो आएगा मानव शरीर विज्ञान या फिर मानव शरीर, है ना। मानव शरीर के अंदर आपके पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। उसके बाद आपका 3 नंबर टॉपिक आएगा पोषण, है ना। और उसके बाद आपका आएगा 4 नंबर स्वास्थ्य विज्ञान, और इस स्वास्थ्य विज्ञान में आपके रोग वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। इतना सा टॉपिक आपको दे रखा है और इसके मैं 500 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये 500 क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद जरूरी हैं। ठीक है, तो चलिए 101 नंबर क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने 100 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, आज 101 नंबर क्वेश्चन से। चलिए ये रहा मेरे प्यारे साथियों 101 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हाँ कल मेरे दोस्तों ने कहा कि आप है ना क्वेश्चन का आंसर है ना वो रिमूव कर दीजिए, तो मैंने रिमूव कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, यानी रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है जिसका उपचार चर्म रोग में किया जाता है। यानी चर्म रोग के लिए जितनी भी दवाइयां वगैरह आती हैं, जितनी भी क्रीम वगैरह आती हैं, जितनी भी क्रीम या फिर दवाई आती हैं, उसके अंदर कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, उस तत्व का नाम है आपका फास्फोरस। सॉरी, क्या नाम है आपका? फास्फोरस। तो फास्फोरस का उपयोग जो चर्म रोग की जो आपकी क्रीम वगैरह आती है उसके अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे मेरे साथियों पूछा गया है। तो देखिए लाल रुधिर कणिका की यानी आरबीसी की बात कही है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की संख्या ऊंचाई पर जाने पर, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे आरबीसी की संख्या और इसका आकार दोनों में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन संख्या में तो कम वृद्धि होती है, लेकिन प्यारे साथियों आकार तेजी से बढ़ता है। आकार क्या होता है? तेजी से बढ़ता है। और कितने किलोमीटर पर, कितने मीटर पर, कितने परसेंट की वृद्धि होती है? तो ध्यान रखना, प्रत्येक 4200 मीटर ऊंचाई पर, प्रत्येक 4200 मीटर ऊंचाई पर आपके 30% आकार में वृद्धि हो जाती है। 30% आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? हमारी आरबीसी का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? जो चर्म शोधन यानी जो चमड़े के जो उद्योग होते हैं, चमड़े के जो उद्योग होते हैं, तो चमड़े के उद्योग में एक भारी धातु काम में ली जाती है और वो विषैली होती है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों क्रोमियम। जो क्रोमियम जो धातु होती है ये आपके चमड़े के उद्योगों में काम आती है, और ये एक प्रकार की क्या होती है? विषैली गैस होती है। क्या होती है? विषैली गैस होती है। कुछ फैक्ट ध्यान में रखने पड़ते हैं, डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्रोमियम एक विषैली गैस होती है और ये चर्म उद्योग यानी चमड़े के उद्योगों में क्या आती है? काम आती है। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की। 104 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? यानी जो स्ट्रोंशियम लवण है, उस स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा जो बुनसेन आपकी ज्वाला होती है उसको कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो प्यारे साथियों आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो आपकी ये बुनसेन जो ज्वाला होती है, बुनसेन जो ज्वाला होती है वो क्या होती है? तो ध्यान रखना, बुनसेन जो आपकी ज्वाला होती है प्यारे साथियों वो होती है
आपकी एक प्रकार की आप ये मान सकते हो कि जो गैस को जलाने से पूर्व हवा के अंदर कोई मतलब लवण मिला दें, मान लो ये हमारी हवा है ना, कोई भी पदार्थ है या कोई भी हवा है, तो हवा के अंदर कोई पदार्थ हमने मिला दिया, यानी उस पदार्थ को जलाने से पहले उस पदार्थ के अंदर हमने हवा मिला दी, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बुनसेन ज्वाला बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं, बुनसेन ज्वाला बोल सकते हैं। या जिसके अंदर जलवाष्प हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोजन हो, ये सभी का मिश्रण जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, बुनसेन ज्वाला कहलाता है। तो बुनसेन ज्वाला को स्ट्रोंशियम लवण कौन सा रंग प्रदान करता है, तो ध्यान रखना उस लवण का जो नाम है, उस रंग का जो नाम है प्यारे साथियों, वो है आपका क्रिमिजी लाल, यानी कुछ हल्का सा लाल रंग है ना, वो प्रदान करता है आपका स्ट्रोंशियम लवण। किसको, इस बुनसेन ज्वाला को। बुनसेन ज्वाला एक प्रकार का मिश्रण होता है, और ये मिश्रण किसका है प्यारे साथियों, ये मिश्रण आपका हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी का क्या है मेरे साथियों, एक मिश्रण होता है। और इसको स्ट्रोंशियम लवण क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है, क्रिमिजी लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन। ऊपर चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये रहा 105 नंबर क्वेश्चन में, इस साइड थोड़ा सा खिसका लेता हूं इसको। ये रहा मेरे साथियों 5 नंबर क्वेश्चन। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का जो बल है उसका मान किसके बराबर हो जाता है, शून्य हो जाता है या फिर संतुलित हो जाता है। तो समझिए, कोई व्यक्ति है, ये पृथ्वी हमारी, ठीक है, पृथ्वी का ये केंद्र है, और कोई भी आपका कृत्रिम सैटेलाइट है। कृत्रिम सैटेलाइट का कहने का मतलब, कृत्रिम सैटेलाइट बोले तो कृत्रिम सैटेलाइट का मतलब आपका है प्यारे साथियों, मतलब कोई भी कृत्रिम उपग्रह। और कृत्रिम उपग्रह आपका इस पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है, इस प्रकार से चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, ये चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो एक तो पृथ्वी क्या करती है साथियों, पृथ्वी एक तो इसको अपनी ओर खींचती है, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और एक ये क्या करती है, दूर भेजती है, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। और इसी अभिकेंद्रीय बल के कारण ये जो कृत्रिम उपग्रह है, ये इस प्रकार से चारों ओर क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, ठीक है ना, इस प्रकार से चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल का मान किसके बराबर हो जाता है, इस आकर्षण बल के मान के बराबर हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है, भारहीन महसूस करता है व्यक्ति, यानी उसका जो बल है वो शून्य हो जाता है, या बल क्या है आपस में कैंसिल हो जाता है, और व्यक्ति क्या महसूस करता है, भारहीन महसूस करता है। अच्छा, भारहीन महसूस क्यों करेगा दोस्तों, किसी भी वस्तु का जो वजन होता है वो किसके कारण होता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अब गुरुत्वाकर्षण का मान आपका संतुलित हो गया, गुरुत्वाकर्षण का मान आपका संतुलित हो गया, यानी जितना आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उतना ही आपका क्या हो गया, अभिकेंद्रीय बल हो गया, उतना ही आपका क्या हो गया, अभिकेंद्रीय बल हो गया। तो ये आपस में संतुलित हो जाते हैं, और व्यक्ति क्या करता है, भारहीन महसूस करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है इस अभिकेंद्रीय बल के साथ। तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, और व्यक्ति क्या करता है, भारहीन महसूस करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऊपर चला गया 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। जो आज वर्तमान समय के जो शक्तिशाली चुंबक होते हैं वो किसके बनते हैं, तो आधुनिक समय के जो शक्तिशाली चुंबक होते हैं प्यारे साथियों, वो आपके एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। तो आज के शक्तिशाली चुंबक होते हैं उसमें एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल धातु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये शक्तिशाली चुंबक के बारे में आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की। 107 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, तो देखिए दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये कब किया था, ये 1905 ईस्वी में किया। दोस्तों मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो ये कब किया था, ये किया था आपका 1900 ईस्वी में। मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। तो मार्कोनी ने जो प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था प्यारे साथियों, वो 1898-99 की बात है। और दोस्तों मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था, तो 1903 को मिला था। तो प्रथम घटना कौन सी है प्यारे साथियों, आपके ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इनके सन आपको याद रखने थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 108 नंबर क्वेश्चन की। 108 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। फोटोग्राफी जो होती है उसमें मुख्य रंग आपके कौन से होते हैं।
ठीक है ना। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, तो साथियों ध्यान रखना, जो आपका प्राथमिक रंग होता है, प्राथमिक रंग उसके वही क्या होते हैं आपके फोटोग्राफी में रंग होते हैं। एक तो आपका लाल होता है, एक आपका नीला होता है और एक आपका हरा होता है। ये तीन रंग आपके किसके अंदर होते हैं, लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा, लाल, नीला और हरा, RBG याद रखना, RBG, RBG बराबर फोटोग्राफी, RBG बराबर फोटोग्राफी। मैंने किस प्रकार से याद कर रखा है, मैंने इस प्रकार से याद कर रखा है जिस प्रकार से JPG आपकी क्या होती है, जिस प्रकार से JPG आपकी फोटो होती है JPG फॉर्मेट में, उसी प्रकार से आप याद रख लो RBG, JPG या RBG, JPG RBG, यानी RBG का मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, जो क्या है फोटोग्राफी के रंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, मीठे सोडे पर डाला जाता है, खाने के सोडे पर डाला जाता है, तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस कौन सी होती है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जब नींबू को खाने के सोडे में डाला जाता है तो खाने का सोडा इस प्रकार से उफान पैदा करता है। तो वो किसके कारण, जब नींबू को हम किसके अंदर डालते हैं, इस खाने के सोडे में डालते हैं, तो इससे कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है। और ये CO2 गैस इसको क्या कर देती है, इस प्रकार से फुला देती है ना, इस प्रकार से उसको उफान पैदा करती है उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा आपका जो केक जो होता है, केक होता है, जो ब्रेड होती है ना, तो वो भी आपकी फुली हुई होती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, इसी प्रकार की कंडीशन होती है, उसके अंदर भी आपका मीठा सोडा मिलाया जाता है। और जैसे ही मीठा सोडा के अंदर हम क्या करते हैं, अम्लीय मात्रा मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं, तो वो फूलने लगता है, जिसके कारण ये केक और ब्रेड क्या होते हैं आपके लचीले होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है, चलिए 110 नंबर क्वेश्चन, 110 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे साथियों, कि निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, यानी किस प्रकार के फोटो प्रिंट की अवधि ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा दिन तक चलता है। तो आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो होता है उसकी जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, क्योंकि प्यारे साथियों जो श्वेत श्याम प्रिंट होता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट जो आपका क्या होता है, फोटोग्राफी होती है, इसके अंदर उपयोग होता है आपका ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का। इसका उपयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड एक स्थायी तत्व के रूप में माना जाता है, स्थायी यौगिक होता है, एक प्रकार का क्या होता है, स्थायी यौगिक होता है। इसलिए प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका श्वेत श्याम फोटोग्राफी होती है, ये आपका क्या होता है, इसकी जीवन अवधि ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जिस स्वेस्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई थी, उसके मुख्य अंग क्या थे। हरित क्रांति के मुख्य अंग क्या थे, हरित क्रांति के मुख्य अंग आपसे पूछे साथियों, हरित क्रांति के मुख्य अंग आपसे पूछे हैं। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका, एक तो किस किस के कारण आई थी, एक तो आपकी सिंचाई के कारण यानी ज्यादा सिंचाई हुई, एक आपकी जैव रासायनिक जो उर्वरक है उनका उपयोग हुआ, एक अधिक उत्पादन करने वाले जो किस्में हैं बीजों की वो विकसित हुई, जिसके कारण क्या आ गई, हरित क्रांति आ गई। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, ओह ऊपर चला गया। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तांबर की डिस्क में एक छेद है, यानी एक तांबे की इस प्रकार से डिस्क है और इसके अंदर क्या है, इस प्रकार से एक छेद है। ठीक है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा, छेद के आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो अगर तांबे को हम गर्म करेंगे तो ये इस प्रकार से क्या होगा, फैलेगा, है ना, इस प्रकार से फैलेगा। तो फैलेगा तो ये जो घाव है ना, ये जो छेद है, ये क्या होगा मेरे दोस्तों, छोटा होगा, इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा, इस प्रकार से भरने लगेगा ना, इस प्रकार से भरने लगेगा। जैसे जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो ये पिघलने की कोशिश करेगा, और जब पिघलेगा तो इस प्रकार से इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यानी क्या होता है, घटता है। ये अच्छे से याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि तांबे की डिस्क को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और उसके अंदर अगर एक छेद है तो अगर गर्म करने पर छेद के आकार की अगर बात करते हैं तो वो आकार क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की जो खोज है प्यारे साथियों, वो आपकी बेकेरेल ने की थी। किसने की थी, हेनरी बेकेरेल ने। हेनरी बेकेरेल ने आपकी क्या की थी, रेडियो एक्टिवता की खोज की थी।
ठीक है ना, रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अच्छा, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? तो प्यारे साथियों, रेडियम तत्व की और पोलोनियम, रेडियम और पोलोनियम तत्व की खोज आपकी मैडम क्यूरी ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और रोहंटजन ने आपकी एक्स किरणों की खोज की थी। एक्स किरणों की खोज भी आपकी किसने की थी? रोहंटजन ने। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया गया? यानी जो उद्योग धंधे होते हैं, उद्योग धंधों से बाहर जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, वो अपशिष्ट पदार्थ किसके अंदर मिल जाता है? जल के अंदर मिल जाता है, और जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। तो उस जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया गया या फिर कौन से अपतृण का उपयोग किया गया? तो प्यारे साथियों, जो आपका जल के अंदर आपकी जो जलकुंभी जो पाई जाती है, इस प्रकार की जो बनावट वाली जो जलकुंभी आपकी होती है, वो जलकुंभी प्यारे साथियों सबसे अधिक प्रदूषण का अवशोषण करती है। ये जलकुंभी आपकी क्या करती है? सबसे अधिक प्रदूषण का अवशोषण करती है। तो जलकुंभी को क्या माना गया? आपका सबसे बड़ा अवशोषक माना गया अपशिष्ट का। ठीक है, प्रदूषण का सबसे बड़ा अवशोषक आपका जलकुंभी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान देती है? उच्चतम ऊष्मीय मान यानी सबसे ज्यादा ऊष्मा कौन देती है? इंडियन गैस देती है, कोयला गैस देती है, भाप अंगार गैस देती है, या फिर प्राकृतिक गैस? तो प्यारे साथियों, प्राकृतिक गैस देती है, और प्राकृतिक गैस को हम बोलते हैं CH4, जिसको हम बोलते हैं मेथेन, है ना। और ये आपकी गोबर गैस में पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? गोबर गैस के अंदर पाई जाती है ना। गोबर गैस में ये गैस आपकी पाई जाती है CH4 75% मात्रा में। तो आपकी जो प्राकृतिक गैस होती है वो सबसे अधिक ऊष्मा देती है। सबसे अधिक ऊष्मा आपकी कौन सी गैस देती है? तो आपकी प्राकृतिक गैस देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनसेट 2E का कहां से प्रमोचित किया गया था? इनसेट 2E, इनसेट 2E जो है ना, वो पश्चिम बंगाल के कोरू शहर से, पश्चिम बंगाल के कोरू शहर से इसको प्रमोचित किया गया था, या फिर इसको लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मा होती है? सर्वाधिक ऊष्मा किसके अंदर होती है? तो आपकी प्राकृतिक गैस में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बताया। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर भी रिपीट हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? तो देखिए दोस्तों, ये मान लो कोई महासागर है, ठीक है, ये महासागर है, और इस महासागर में बर्फ के 10 टुकड़े इस प्रकार से तैर रहे हैं। ठीक है ना, 10 टुकड़े तैर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, जल के तल के ऊपर कितना % भाग होगा? तो यानी कोई भी आपका टुकड़ा होता है, बर्फ का टुकड़ा, तो उस बर्फ का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग आपका तल के ऊपर पाया जाता है। कौन सा भाग? 1/10वां भाग, यानी कहने का मतलब 10% भाग। 10% भाग आपको क्या मिलता है? ऊपर मिलता है। यानी ये मान लो पूरा 100% है, तो इसका 100% भाग आपको 10% भाग आपको क्या मिलेगा? पानी से ऊपर दिखाई देगा। यानी इस प्रकार से आपकी जो आपकी ये बर्फ है वो जल के अंदर इस प्रकार से तैरती रहेगी, लेकिन ऊपर ऊपर नहीं तैरेगी, ये जल के नीचे नीचे तैरेगी, इस प्रकार से ऊपरी सतह के नीचे तैरेगी। लेकिन इसका 10% भाग इस बर्फ का क्या मिलेगा? आपको बाहर मिलेगा। तो कौन सा भाग मिलता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, 10 भागों में से आपको एक भाग, यानी 10वां भाग, यानी 10 में से क्या है? आपको एक भाग ऊपर दिखाई देता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बात तो सभी ने पढ़ रखी है कि 10वां भाग ऊपर मिलता है, लेकिन 10 का एक भाग, ये बात थोड़ी सी अटपटी दे दी, थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन दे दिया, तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? चंद्रमा के ऊपर क्या नहीं है जिसके कारण वहां पर जीवन संभव नहीं है? तो प्यारे साथियों, वहां पर क्या नहीं है? आपका जल नहीं है, और जल नहीं तो जीवन नहीं। ये बात आपने पढ़ रखी है। ठीक है, हाँ, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में
कौन सा ईंधन काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसके अंदर कौन सा ईंधन काम करता है। तो प्यारे साथियों, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर आपका जो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम तत्व है, यूरेनियम 235 का उपयोग होता है आपका नाभिकीय रिएक्टर के अंदर। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर आपका किसका उपयोग होता है, कौन से ईंधन का उपयोग होता है, तो ध्यान रखना यूरेनियम का। दोस्तों इसी यूरेनियम से आपके परमाणु बम बनाए जाते हैं। परमाणु बम है ना, वो परमाणु हथियार वो इसी यूरेनियम के बनते हैं। और यूरेनियम एक प्रकार का नाभिकीय रिएक्टर या फिर रेडियो एक्टिव तत्व होता है जो नाभिकीय रिएक्टर अभिक्रिया में काम आता है ईंधन के रूप में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत पी नहीं सकता। नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता प्यारे साथियों? क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, वहां पर आपका वायुमंडल नहीं है। वहां पर आपका क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 121 नंबर क्वेश्चन से आगे बात करते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की प्यारे साथियों। ठीक है, तो वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या नहीं कर सकता, कोई भी शरबत नहीं पी सकता उसके बगैर। ठीक है, हाँ 122 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 122 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ का क्या होगा। बर्फ का क्या होगा, तो देखिए क्या किया, बर्फ के टुकड़े को एक गिलास शुद्ध जल में डाला और एक गिलास शुद्ध एल्कोहल का था भरा हुआ, तो उसके अंदर डाल दिया। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, आपने देखा होगा एल्कोहल का मतलब शराब। शराब के अंदर तो क्या होता है, बर्फ नीचे चली जाती है और जल के अंदर बर्फ क्या रहती है, ऊपर रहती है, यानी तैरती रहती है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल में ऊपर के स्तर पर क्या रहेगी, आपकी बर्फ रहेगी और एल्कोहल में क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है। यानी हम चंद्रमा पर आते जाते हैं तो इस दौरान सबसे अधिकतम जो ईंधन है उसकी जरूरत कब पड़ती है। जब दोस्तों, जब वापस आते हैं, जब पृथ्वी में पुनः प्रवेश करते हैं और जब हम हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करते हैं ना, जब वापस आते हैं और हल्के हल्के उतरते हैं, जब पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी का जो गुरुत्व है उसको पार करने में सबसे अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। जाते वक्त इतना ईंधन नहीं लगता, लेकिन आते वक्त जब हम पृथ्वी के गुरुत्व को पार करते हैं तब हमें सबसे ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब जब हम पृथ्वी के गुरुत्व को पार कर लेते हैं आते वक्त। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। ओजोन की ऊपरी परत किससे बनी होती है, तो ओजोन मेरे प्यारे साथियों, ओजोन का सूत्र आपका O3 होता है। तो ओजोन में आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के अणुओं में, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। ये समताप मंडल में आपकी पाई जाती है, समताप मंडल में। तो ये बात पे आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए 125 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। जो आपका न्यूट्रॉन है उसको अवमंदित किसके द्वारा किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो प्यारे साथियों, जो मॉडरेटर आपका होता है, मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने का काम करता है, उसको अवमंदित करने का काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका मॉडरेटर। ठीक है ना, मॉडरेटर। दोस्तों एक तो आपका होता है मेन संचालक और एक होता है मॉडरेटर। ये जो मॉडरेटर होता है ये किसके ऊपर ध्यान रखता है, सिर्फ और सिर्फ परमाणु रिएक्टर में या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका न्यूट्रॉन के ऊपर ध्यान रखता है। ठीक है ना, और मेन उस परमाणु को नियंत्रित करता है और ये मॉडरेटर किसको नियंत्रित करता है, तो न्यूट्रॉन को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर
रेडियो का आविष्कार किया था? ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किसने किया था? उस कंपनी का नाम आपको बताना है। तो उस कंपनी का नाम प्यारे साथियों ध्यान रखना, उस कंपनी का नाम है आपका सोनी। सोनी ने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे याद रखने पड़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 127 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो डीजल जो इंजन होता है उसमें ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक जो उच्चतम तापमान होता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, डीजल जो इंजन होता है उसके अंदर ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए जो उच्च तापमान है वो आपका प्राप्त किया जाता है सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, यानी सीएनजी के द्वारा ना, सीएनजी गैस के द्वारा सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो CO2 आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए 129 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु सहंति, सापेक्ष परमाणु सहंति का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या, अब परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसे निकलती है? परमाणु द्रव्यमान संख्या आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से निकलती है। प्रोटॉन की संख्या आपकी 17 है, न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 18 है। इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया आपका प्यारे साथियों? 35 आंसर। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, P+N परमाणु सहंति संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान संख्या। P+N 17 + 18, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 17 + 18 = 35। ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 130 नंबर क्वेश्चन की। 130 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? प्रशीतन के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रशीतन यानी आपका जो फ्रीज वगैरह होता है उसके अंदर किसका उपयोग होता है? तो फ्रियोन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? फ्रियोन का उपयोग होता है। और प्यारे साथियों CFC भी एक प्रकार का फ्रियोन का ही उदाहरण है। ठीक है, फ्रियोन का ही उदाहरण है आपका CFC। इसका उपयोग आपका प्रशीतन यानी ठंडा पैदा करने में या फिर फ्रीज या रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रशीतित में शीतल प्रणाली सदैव किसके ऊपर काम करनी, मतलब सदैव कैसी होनी चाहिए? यानी कोई भी आपका फ्रिज वगैरह है तो उसकी जो शीतल प्रणाली है वो सदैव क्या होनी चाहिए? आपकी हाई होनी चाहिए। उसको लो पर नहीं रखना चाहिए फ्रीज वगैरह को, उसको हमेशा हाई पर रखना चाहिए। उसकी जो शीतल प्रणाली होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? हमेशा शीर्ष पर होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा? अच्छे तरीके से काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए इसलिए। ठीक है, अगर टाइम बचा तो मैं आपके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये 500 क्वेश्चनों की सीरीज जल्दी से खत्म कर देता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओ। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? तो गुब्बारों में गैस हीलियम को ही क्यों भरा जाता है? क्योंकि ये दोस्तों हीलियम जो गैस होती है ये वायु से हल्की होती है, जिसके कारण गुब्बारा ऊपर चला जाता है। अगर वायु से हल्की नहीं होती तो ये नीचे रह जाती, लेकिन हीलियम गैस वायु से क्या होती है? हल्की होती है, इसीलिए इसको गुब्बारों में भरा जाता है। और हीलियम गैस का उपयोग वायुयान के टायरों में भी किया जाता है। वायुयान के जो टायर होते हैं उन टायरों में भी किसका उपयोग होता है? हीलियम का ही उपयोग होता है। 133 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? परमाणु बम का जो परीक्षण है, परमाणु बम का जो विस्फोट है वो भारत से पहले कितने देशों ने किया? तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत से पहले जो देश थे उनके अंदर आपका संख्या हो जाएगी 5। उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5। अब वो 5 कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका USA हो गया प्यारे साथियों, एक आपका रूस हो गया, एक आपका चीन हो गया, एक आपका इंडोनेशिया हो गया, और एक आपका जर्मनी, है ना, जर्मनी हो गया। तो ये 5 देश आपको ध्यान रखने जो भारत से पहले परमाणु विस्फोट या परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अग्नि एक प्रकार की प्यारे साथियों क्या है? मिसाइल है। दीर्घप्रास मिसाइल है आपकी अग्नि नाम की आपकी मिसाइल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन, यदि अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? छोटे छोटे अंतरालों को, समय के छोटे छोटे अंतरालों को सही मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, परमाणु घड़ियों का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? परमाणु घड़ियों का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इडुसेट से क्या सुविधा उपलब्ध है। इडुसेट क्या है? एक प्रकार का इडुसेट दोस्तों एक प्रकार का आपका उपग्रह है। क्या है? एक प्रकार का उपग्रह। इसरो ने इसको 2004 में क्या किया था? प्रक्षेपित किया था। तो ये क्या है प्यारे साथियों? ये एक शैक्षिक संयोजकता है, यानी कहने का मतलब जितने भी शैक्षिक प्रोग्राम होते हैं वो कौन मतलब सैटेलाइट करता है, वो कौन मतलब कौन सा सैटेलाइट उसको मतलब संचालित करता है, तो उसका नाम है एडुसेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। जब यूरेनियम का हम उपयोग कर लेते हैं, यूरेनियम का उपयोग कर लेते हैं तो अंत टाइम में वो किसके अंदर बदल जाता है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये सीसा के अंदर परिवर्तित हो जाता है। किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है? सीसा के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जल्दी जल्दी आपको आंसर देने हैं, आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है। इसका पीडी भी आपको दे दिया जाएगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, 138 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो भाई दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगर आपके दिमाग में एपीजे अब्दुल कलाम नाम आया है तो दोस्तों इनको तो मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है ना, मिसाइल मैन। और मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मिसाइल की जो प्रौद्योगिकी है उसका पिता कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 139 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है। यूरेनियम के बाद में क्या बनता है आपका? यूरेनियम के लास्ट में क्या बनता है? उस यूरेनियम का अगर विघटन हो जाता है, ये टूट जाता है, इसका पूरा उपयोग कर लेते हैं तो उसके बाद में बनता है आपका सीसा। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी के लिए नहीं होता है। भारी पानी के अंदर कौन सा गुण नहीं होता है? भारी पानी का गुण निम्न में से कौन सा नहीं होता है? तो दोस्तों भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। यानी भारी पानी के बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर जमेगा और साधारण पानी आसानी से जम जाता है। भारी पानी संक्षारण उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही बात है। ये संसारित करता है, किसी दूसरी वस्तु को खराब करने का काम करता है। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी पानी का कमथनाक साधारण पानी से कम होता है, बिल्कुल नहीं। अगर हिमांक ज़्यादा है तो इसका कमथनाक भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर बात कम की दे रखी है तो ये बात गलत है और यही बात हमें पूछी थी। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए और आज मैं आपको 40 क्वेश्चन ही करवाऊंगा। कोशिश करूंगा धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा के मैं 50 कर दूं, लेकिन दोस्तों आप अच्छे से 40 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं डेली, 40 क्वेश्चनों के साथ मैं आपको 20 क्वेश्चन और करवा देता हूं, यानी 60 क्वेश्चनों की ये सीरीज डेली की हमारी हो जाती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आया है, समझ आया है और बहुत ज़्यादा अगर आप इससे सहमत हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर आप करेंगे वीडियो को, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाएंगे, बेल आइकन को दबा के जाएंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएंगे, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छा काम कर पाऊँ। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।